पिछले टॉपिक में जो बाकी था पॉपुलेशन ग्रोथ में, वो हम वापस शुरू कर रहे हैं। हमने पूरे लेक्चर को 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि कई लोगों को ऑडियो डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है। उनकी साइज़ के हिसाब से MB ज़्यादा होने के हिसाब से कई बार डाउनलोड नहीं हो पा रहा है या किसी से खुल नहीं रहा ऑडियो। तो इस हिसाब से मैंने ऑडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में पॉपुलेशन ग्रोथ का बाकी का पोर्शन शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आपको 39 नंबर के पेज पे दिखा है कि 4 बेसिक प्रोसेसेस है जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगी। नेटालिटी, मोर्टालिटी, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। 2 इमिग्रेशन है, एक आई से शुरू हो रहा है, दूसरा ई से शुरू हो रहा है। ये सिंपल चीज़ है। देखो, ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि स्टैटिस्टिकल डेटा है। स्टैटिस्टिकल डेटा ऑलवेज़ लोगों को बोरिंग लगता है, पर आप जानते हैं कि कोई भी मज़ेदार चीज़ होती है उसके अंदर भी कुछ कुछ बोरियत भरी चीज़ें इंक्लूड होगी ही होगी। फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं कि फ़िलहाल डांस, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों में भी बैचलर किया जा सकता है। आप म्यूज़िक में बैचलर कर सकते हैं, आप डांस में बैचलर कर सकते हैं। फिर भी फर्स्ट ईयर के अंदर आपको हिस्ट्री और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ेंगे। भले आप म्यूज़िक के अंदर एडमिशन ले रहे, आप फाइन आर्ट्स में अगर एडमिशन लेते हैं, आप पेंटर बनना चाहते हैं तो पेंटिंग के लिए आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो आप सोचोगे कि फ़र्स्ट ईयर से ही मुझे पेंटिंग ही आएगा सारे सब्जेक्ट। पर ऐसा नहीं है। उन सब्जेक्ट के अंदर कुछ कोर सब्जेक्ट भी इंक्लूड होते हैं, जैसे हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट है, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट है। तो आपके कोई भी चहीते फील्ड में जाने के बाद भी आपको जो नहीं पसंद है वैसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। BSc करते हो, भले आप चाहते कि सिर्फ बायो पढ़ना चाहते, पर फिर भी आपको फर्स्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। आप सेकेंड ईयर को एक सब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं और थर्ड ईयर में दूसरा। वैसे ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है पर हार्ड नहीं है। तो आगे चलते हैं। नेटालिटी। नेटालिटी मतलब बर्थ रेट। पॉपुलेशन को कौन कम करता है या कौन बढ़ावा देता है या फिर जो स्टेबल रखता है, ये जो स्टेबिलिटी या फिर हम इंक्रीज़ होने की बात करें या डिक्रीज़ होने की बात करें, उन पे ये 4 फैक्टर असर करते हैं। नेटालिटी मतलब जन्म दर, मतलब बर्थ रेट। अगर ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस हो गए डेथ के कंपैरिजन में, मरने वाले लोगों के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा बेबीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रोथ होगा। और हम जानते हैं कि किसी के जन्म से पॉपुलेशन में बढ़ावा ही होता है। तो नेटालिटी ऑलवेज पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करती है। मोर्टालिटी। मोर्टालिटी मतलब डेथ। डेथ की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन कम होती है। नेटालिटी मतलब बर्थ रेट। बर्थ रेट से पॉपुलेशन बढ़ती है एक गिवन पीरियड के अंदर, जो भी बर्थ रेट है वो। और मोर्टालिटी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में जो भी लोग मरे हैं वो। तो मोर्टालिटी मतलब डेथ, और डेथ की वजह से पॉपुलेशन कम होती है। इमिग्रेशन। अब देखो, यहाँ पर आई वाला इमिग्रेशन है। इस इमिग्रेशन का मतलब है कि यहाँ पर दूसरी हैबिटेट से कोई नए लोग रहने आए। फॉर एन एग्जांपल हम बात कर सकते हैं कि इंडिया है, तो इंडिया के अंदर अगर कोई अफ्रीका से रहने आ जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन में जो बढ़ावा हुआ उसके आने से, तो उसके लिए हम इमिग्रेशन वर्ड यूज़ करेंगे। अगर कोई हमारे यहाँ पर रहने आता है और उसके आने से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो आई वाला इमिग्रेशन। और ई का मतलब, इंडिया से कुछ लोग USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हायर स्टडीज़ के लिए चले गए या फिर परमानेंटली वही स्टेबल हो गए, परमानेंटली वहीं पर रहने लग गए। तो वो हमारी पॉपुलेशन से कहीं और रहने चले गए, तो हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन कम हुई उनके जाने की वजह से। तो वो ई वाला इमिग्रेशन है। तो वापस एक बार देखो, आई वाला इमिग्रेशन मतलब बाहर के लोग हमारे यहाँ रहने आए जो पहले यहाँ नहीं रहते थे। ई वाला इमिग्रेशन मतलब यहाँ रहने वाले लोग कहीं और चले गए जो यहाँ रहते थे पहले, पर अभी कहीं और रहने के लिए चले गए, इस वजह से पॉपुलेशन कम हुआ। तो 14 नंबर के पेज पे आपको दिखा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन में जो बढ़ावा है, जो डेंसिटी है, वो कैसे बढ़ेगी। हम जानते हैं कि बर्थ की वजह से पॉपुलेशन बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, इसलिए प्लस का साइन है। और नए लोग अगर हमारे यहाँ रहने आएंगे कहीं और जगह से, तब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो उसमें भी प्लस की साइन है। वो दोनों पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। और कम कौन करता है, बनने की वजह से पॉपुलेशन कम होता है। जितने लोग मर जाते हैं, जिनकी डेथ होती है, उनकी डेथ की वजह से पॉपुलेशन कम होता है, तो माइनस की साइन है। और इमिग्रेशन,
मतलब यहाँ रहने वाले लोगों में से कुछ लोग जो बाहर रहने के लिए चले गए, उनके बाहर जाने की वजह से, इस एरिया को छोड़ने की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन कम हुई, तो देखिए उसमें भी माइनस की साइन है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि नेटालिटी एंड इमिग्रेशन मतलब बर्थ रेट और बाहर से रहने के लिए आने वाले लोगों से पॉपुलेशन बढ़ता है, और डेथ मतलब मोर्टालिटी और जो बाहर रहने के लिए चले गए यहाँ से, उनकी वजह से पॉपुलेशन कम होती है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NT+1 इज इक्वल टू NT। अब NT+1 मतलब क्या, या NT मतलब क्या, NT का मतलब है कि जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल 2019 उनकी पॉपुलेशन, तो 2019 की पॉपुलेशन को NT मान लेते, तो T इज़ इक्वल टू 2019। वक्त कौन सा वक्त, कौन सा साल, तो 2019 NT। NT+1 मतलब T 2019 था, +1 मतलब 2020, मतलब 2020 की पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब 2020 की पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे पता चलेगी, NT+1 मतलब 2020, वो कैसे पता चलेगी, उसके लिए आपको पता होनी चाहिए NT मतलब 2019, एक साल पीछे का पॉपुलेशन कितना था वो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल वो था, कोई एक छोटे से एरिया का ले लेते कि 2019 मतलब NT वो करीबन था 100, और मुझे पता लगाना है 2020 उसके कंप्लीट होने के बाद 2020 मतलब NT+1 उसका कितना होगा, वो कैसे पता चलेगा। तो 2019 मतलब NT की पॉपुलेशन मतलब 100 में आप ऐड करिए कितने लोग नए जन्मे, मतलब कितने लोगों का नया जन्म हुआ, कितने बच्चे प्रोड्यूस हुए। हम मान लेते हैं कि 100 लोगों की पॉपुलेशन में से कुछ 10 बच्चे जन्मे थे, तो 10 B बराबर 10 हो गया बर्थ रेट, प्लस आई, क्या उस एरिया में कोई बाहर से नया रहने आया था, तो वो आई हो गया। जैसे मान लेते कि 10 बच्चे नए जन्मे, वैसे कुछ 2 लोग बाहर से रहने आए थे, तो वो भी प्लस आई 2 हो गया। 10 बच्चे नए जन्मे, उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ा, और 2 बाहर से रहना है उसकी वजह से बढ़ा, तो 10 + 2 इज इक्वल टू हो गया 12। तो 12 लोग बढ़े 100 में, पर कम भी तो हुए हैं, इसलिए हमने माइनस किया, माइनस D+E। डी क्या है, डेथ रेट, मरा भी तो था, तो 100 में से कितने मरे, तो 100 में से 8 मरे, तो हमने 8 ले लिया। कितने बाहर चले गए रहने के लिए, कि किन्होंने ये गांव छोड़ दिया, ये जगह छोड़ दी, या ये सोसाइटी छोड़ दी। 100 लोगों का पॉपुलेशन ले रहे हम, मतलब एक छोटी सी सोसाइटी समझ लो। तो ई मतलब बाहर रहने चले गए, इन्होंने छोड़ दिया, तो वो भी 2 थे, 2 लोग थे, 2 इंसान थे, तो मरे थे 8, बाहर चले गए 2, तो 8 प्लस मतलब 8 + 2 इज इक्वल टू 10, मतलब 10 लोग कम हुए, जबकि बढ़े थे 12। तो 12 में से 10 माइनस करो तो 2 आया आंसर, तो 2। और पुरानी पॉपुलेशन NT हमारे पास थी 100 लोग पहले से ही थे, तो 100 + 2 इज इक्वल टू हो गया 102। इस तरीके से पॉपुलेशन काउंटिंग होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ये करना है कि हमारे जस्ट पिछले साल का पॉपुलेशन हमें पता होना चाहिए। उस पिछले साल के पॉपुलेशन में आपको पहले नए जन्मे बच्चों को ऐड करना है, मतलब बर्थ रेट, बर्थ, और कितने लोग बाहर से रहने आए उसको ऐड करना है, मतलब आई। सब कुछ ऐड हो जाने के बाद आपको उनमें से D मतलब मरे हुए लोगों को माइनस करना है, और जो बाहर रहने के लिए चले गए, जो अब यहाँ नहीं रह रहे, उनको माइनस कर देना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा NT+1 मतलब फ़िलहाल इस साल का पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हमने ये समझा कि भाई नॉर्मल कंडीशन के अंदर बर्थ और डेथ रेट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन मतलब आई वाला इमिग्रेशन और ई वाला दोनों ही एक स्पेशल कंडीशन की बात है। जनरली नए हैबिटेट में कौन रहने जा रहा है, यहाँ पर कौन रहने आ रहा है, वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि उनका फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा नहीं होता। बाहर से कोई ज़्यादा लोग यहाँ एक साथ रहने नहीं आते, या यहाँ से बहुत बड़ा मास बाहर रहने के लिए कभी नहीं चला जाता। जो मेनली अफेक्ट करता है ना पॉपुलेशन ग्रोथ को, वो है बर्थ और डेथ। हमारी पिछली जनरेशन की हम बात करें, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, तो उस समय के अंदर बर्थ रेट बहुत ही ज़्यादा था। ये कॉमन था कि किसी एक पेरेंट्स को 8 to 10 चिल्ड्रंस थे, तो बर्थ रेट तब ज़्यादा था। इस रीज़न से इंडिया का पॉपुलेशन आज बढ़ के ज़्यादा हो गया। पर हम जानते हैं, अब प्रिडिक्ट ये किया जा रहा है कि इंडिया का पॉपुलेशन आने वाले 70 ईयर्स 50 to 70 ईयर्स के बाद कम होगा,
क्योंकि ये जो ओल्ड एज पीपल है उनकी डेथ के बाद जो हमारी जनरेशन के लोग हैं उनके पास हार्डली 1 या 2 चाइल्ड होते हैं। एवरेज रेशियो ये कहता है कि आज के पेरेंट्स 1 to 2 चाइल्ड को प्रीफर करते हैं। तो अगर आप 2 है और अगर आपके पास 2 बेबीज़ हैं, आपने 2 बेबीज़ रिप्रोड्यूस किए, इसका मतलब ये हुआ कि आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। पर पुराने ओल्ड एज पीपल के डेथ की वजह से आपकी पॉपुलेशन फ्लक्चुएट होकर थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बर्थ और डेथ रेट ही है जो मेन इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद देखिए ये है पॉपुलेशन ग्रोथ के मॉडल्स। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल का मतलब ही ये होता है कि हम बोलते हैं ना दिन दुगनी रात चौगुना, इसका मतलब है दिन में जितना नहीं बढ़ता उतना रात को बढ़ता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ, एक्सट्रीम अनलिमिटेड ग्रोथ, ऐसा भी कई लोग कह सकते हैं। जैसे कि आप देखो ये ग्रोथ मोस्टली आपको तब दिखेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कॉमन नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कुछ ही समय तक पॉसिबल है, उसके बाद ये ग्रोथ इम्पॉसिबल है। ये ग्रोथ लंबे टाइम के लिए रियलिटी में नहीं रह सकता, ऐसा ग्रोथ होगा नहीं। और ऐसा ग्रोथ होगा तो एक समय के बाद इस ग्रोथ का रुक जाना या क्रैश हो जाना वो कंपलसरी है, फिक्स्ड है। जैसे कि आप फिगर में देखिए, पैरामीशियम है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस करते हैं। आज एक था, दूसरे दिन 2 हो गए, डे 0 पे अगर 1 ले रहे तो डे 1 पे 2 हो गए, डे 2 पे 4 हो गए, 3 पे 8 हो गए, 4 पे 16 हो गए, 5 पे 32 हो गए, 6 पे 64। ऐसे आप अगर काउंटिंग करते जाओ तो आपको ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, कुछ 100 दिनों के अंदर, 100 डेज़, ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 60 डेज़, 100 डेज़ के अंदर ये मिलियन बिलियंस नंबर में पहुंच जाएंगे। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ये तो फिर भी इन्होंने डे ही दिखाया, बाकी हम जानते हैं कि ई कोलाई बैक्टीरिया हर 20 मिनट में डबल होता है अगर उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले तो ई कोलाई बैक्टीरिया हर 20 मिनट में डबल होता है। तो मेरे पास अगर अभी एक बैक्टीरिया हो और उसको प्रॉपर अगर नरिशमेंट मिलता है तो एक दिन की बात है, एक दिन मतलब 24 घंटे के अंदर वो बिलियन ट्रिलियन अमाउंट क्रॉस कर जाएगा। ऐसे ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल कहते हैं। अभी जस्ट 1 डे बिफोर एक सिंगल बैक्टीरिया था और एक दिन में वो बैक्टीरिया बिलियन ट्रिलियन नंबर में पहुंच गया। पर ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब फूड और स्पेस अनलिमिटेड हो, और वो हो नहीं सकता। फूड अनलिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेज ऑलवेज लिमिटेड होते हैं। नेचर ने रिसोर्सेज को लिमिटेड अमाउंट में रखा है, स्पेस भी लिमिटेड है। मेरे पास पेट्री डिश है तो पेट्री डिश में जितने बैक्टीरिया आ सकते हैं उतने ही ग्रो होगा। पेट्री डिश में मैंने जितना फूड रखा है उतना ही फूड है। अब जगह भी कम पड़ेगी पेट्री डिश में और फूड भी कम पड़ेगा, इस रीज़न से बैक्टीरिया फिर अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं कर सकते। एक समय के बाद इनका ग्रोथ रुकना ज़रूरी है, क्योंकि फूड और स्पेस वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेंगे, वो लिमिट कर देंगे। वो एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री, एक बॉर्डर बना देंगे कि जितना फूड उतने खाने वाले, जितनी स्पेस उतने रहने वाले। अगर उससे ज़्यादा लोग बने या फिर वहाँ उससे ज़्यादा बैक्टीरिया फॉर्म हुए तो उनके बीच में फूड के लिए कंपटीशन शुरू होगा, और जिस रीज़न से पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक समय पे रुक जाता है या तो क्रैश हो जाता है। कैसे मेजर कर सकते हैं? तो देखो आपको दिखा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, तो जनरली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जे शेप का दिखता है। आपको रेड कलर का एरो दिखाया है फिगर के अंदर जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन किया, जिसमें एक्स पे हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी एन। इसमें दिखाया है कि पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब रेड कलर का ग्राफ देखो, पहले तो एकदम थोड़ा सा ही था पॉपुलेशन और अचानक से वो ग्राफ एकदम ऊपर की तरफ चला गया, जिसके बाजू में लिखा है dN/dt इज इक्वल टू RN। जो एक ए सिंबल दिया है हमने जिस ग्राफ को ए, वो रेड कलर की लाइन से जो शो किया है, अब वो ये शो करता है कि पॉपुलेशन कुछ चंद टाइम में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। और वो किससे ज़्यादा हो गई? जो लाइन को डॉट 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 करके दिखाया है, जिसके ऊपर एरो लगाया है के का, उससे ज़्यादा हो गई। अब ये के का मतलब क्या है? के मतलब कैरिंग कैपेसिटी। आइडियली स्पेलिंग सी से शुरू होता है, पर फिर भी इसको सिंबॉलिक पैटर्न में हमने के से शो किया है। के मतलब कैरिंग, कैरिंग मतलब इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, इस एनवायरनमेंट की ये ऑर्गेनिज़म को कैरी करने की जो कंडीशन है, जो लिमिट है, वो इतनी ही है
कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि बस इतने ऑर्गेनिज्म को हम खाना खिला सकते हैं या फिर रहने के लिए जगह दे सकते हैं, इससे ज़्यादा जगह हमारे पास नहीं है या तो फिर फूड नहीं है। अगर कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया पॉपुलेशन तो डेफिनेटली वो कैरिंग कैपेसिटी पे आके रुक जाएगा, क्योंकि जो बढ़े हुए ऑर्गेनिज्म है या तो उनको स्पेस नहीं मिलेगी या तो फिर सर्वाइव करने के लिए इनको फूड नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली उनको कैरिंग कैपेसिटी पे स्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ही ये होता है कि वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितने ऑर्गेनिज्म को नरिश कर सकता है, वो उनकी लिमिट है। भी एक पॉन्ड में, एक छोटा सा पॉन्ड है, उस पॉन्ड में मैक्सिमम 200 लोटस प्लांट ग्रो हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 200 लोटस प्लांट को ग्रो होने के लिए नरिशमेंट और जगह उतना उस पॉन्ड के पास है, 200 से अबोव नहीं है, फिर उसकी कैरिंग कैपेसिटी से बाहर का हो गया, फिर वो नहीं कर सकता। अगर 201 आया तो फिर कोई एक मरेगा, अल्टीमेटली 200 ही मेंटेन रहेंगे। ये वैसी बात है जैसे एक स्कूल में 40 बच्चों की परमिशन है, क्योंकि 40 बच्चों को बैठने की ही हमारे पास जगह है, तो फिर 41 जो बच्चा आएगा उससे ऊपर वाला वो बैठाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है उसके लिए। या फिर हम हॉस्पिटल का एग्जांपल ले सकते हैं। हॉस्पिटल की कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होगा कि एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए पेशेंट के लिए अवेलेबल जो बेड है वो 100 ही है, तो 100 पेशेंट को आप एक साथ एडमिट कर सकते हैं। पर 101 मतलब अगर 100 से एक भी पेशेंट ज़्यादा आ गया तो उसके लिए हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है। तो एक पर्टिकुलर कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि बस उतने ही लोगों को कैरी किया जा सकता है, उतने ही ऑर्गेनिजम्स को कैरी किया जा सकता है, बायोलॉजी के हिसाब से उतनों को ही नरिश किया जा सकता है। उससे ज़्यादा ऑर्गेनिज़म को खिलाने पिलाने की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, जगह भी नहीं है, और ना हमारे पास फूड है कि हम इनको सरवाइव करवाने के लिए, इनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हम इसको फूड दे सकें। इसलिए हमने कहा कि भाई एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है वो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता। एक समय के बाद तो उनको कैरिंग कैपेसिटी पे ही लौटना है, और लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए ऑर्गेनिज्म उनको खाना और स्पेस नहीं मिलने की वजह से वो रिड्यूस हो जाएंगे। और देखो आपको दूसरे ग्राफ में यही दिखा है, वो बी जो डिनोट किया है, जिसको जो ब्लू कलर से दिखा है, जो एस शेप का दिख रहा है, अल्टीमेटली एस शेप ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि अब देखिए पॉपुलेशन बढ़ी 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 और फिर स्टेबल कहाँ हो गई, कैरिंग कैपेसिटी की लाइन के ऊपर। वो के वाली जो डॉट डॉट वाली लाइन है वहाँ पर वो ब्लू वाली लाइन मर्ज हो गई है, और फिर वो स्टेबल लेवल पे एकदम पैरेलल जा रही है एक्स एक्सिस के, जो शो कर रहा है कि अब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँच गई। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि इतने ऑर्गेनिज्म जिसको वो पर्टिकुलर हैबिटेट नरिश कर सकता है, जिसको ज़िंदा रख सकता है, जिनको खाना दे सकता है। पर दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला देखिए, उसमें जो ए वाला दिखा है उसमें आपको दिखा है कि dn/dt इज इक्वल टू आर एन, और जबकि बी में dn/dt इज इक्वल टू आर एन एंड ब्रैकेट में k माइनस एन डिवाइडेड बाई के। देखो काउंटिंग तो कभी आपको करना नहीं होता, इसकी कोई सम्स और कैलकुलेशन नहीं पूछे जाते। पर हाँ dn/dt का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ चुके। dn/dt का मतलब है n मतलब पॉपुलेशन, t मतलब टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में पॉपुलेशन में आने वाला चेंज, और पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव, मतलब पॉपुलेशन बढ़ भी रही है कम भी हो रही है, जो भी हो रहा है। पर dn/dt का मतलब है चेंज, पॉपुलेशन में चेंज समय के हिसाब से। एक पर्टिकुलर समय की बात करें, पर्टिकुलर टाइम की, उतने टाइम में कितना पॉपुलेशन में चेंज आया, वो dn/dt। कैसे मेजर करेंगे, इज इक्वल टू आर एन। आर मतलब बर्थ रेट, जो बर्थ रेट है वो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम पॉपुलेशन के साथ। एन मतलब पॉपुलेशन, पुरानी पॉपुलेशन को बर्थ रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया पॉपुलेशन में आने वाला चेंज। पर अगर आप बी वाला ग्राफ है, एस वाला, अगर उसको मेजर करना चाहते, उसकी पॉपुलेशन में आने वाला चेंज मेजर करना चाहते, तो उसके लिए dn/dt मतलब पॉपुलेशन चेंज एक पर्टिकुलर टाइम पे जो आ रहा है, और इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई एन। आर मतलब कितना बर्थ रेट है, और एन मतलब पुरानी पॉपुलेशन, और के माइनस एन, यहाँ कैरिंग कैपेसिटी भी लिया डिवाइडेड बाई के। कैरिंग कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उतने को ही कैरी किया जा सकेगा, इसलिए उसमें के लिया गया है, ए में के नहीं लिया गया, बस इतना डिफरेंस है। तो आर क्या है,
आर है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये एक बर्थ रेट ही है। आर का मतलब बर्थ रेट ही हुआ, पर वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। नेचुरली कितना इंक्रीज हो सकता है एक ऑफस्प्रिंग बर्थ के रेफरेंस पॉइंट से। हम जानते हैं कि ऑलवेज पॉपुलेशन पे बायोटिक है, बायोटिक दोनों फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सनलाइट, उसकी वजह से क्रिएट होने वाला टेम्परेचर, वाटरफॉल, फूड, सॉइल, वेदर में जो हम ह्यूमिडिटी है वो सब हम ले सकते हैं, वो अफेक्ट करते हुए बायोटिक हुआ। और बायोटिक मतलब दूसरे भी ऑर्गेनिज़म हैं जो हमें प्रीडेट करते हैं, जो हमें मारते हैं, या फिर हम किसी को प्रीडेट करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हमारी पॉपुलेशन को कम करते हैं। जैसे कोई वायरल डिजीज़ हो गया खतरनाक, उससे जो डेथ हो रही है, तो वो डेथ की वजह से भी पॉपुलेशन कम होती है। तो वायरस को हम अगर हम बायोटिक फैक्टर गिने, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो गई तो वो बायोटिक फैक्टर में आएगा। तो आपको दिखाया गया जब इन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर किया तो आर का वैल्यू क्या है। तो नॉर्वे के अंदर जो रेट है उनमें आर का वैल्यू 0.015 है, फ्लोर बीटल है उनका 0.12 है। ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया उसमें 1981 में था 0.0205। कैसे मेजर कर सकते आर मेजर करने के लिए हमने पिछली बार देखा उस हिसाब से पहले तो आपको टोटल पॉपुलेशन पता होनी ज़रूरी है। जैसे भाई इंडिया की पॉपुलेशन हम बात करें तो 130 करोड़ है, और हमें ये पता लगाना पड़े कि एक साल में ये कितने बच्चों को बर्थ देते हैं। तो अगर 130 करोड़ की पॉपुलेशन में हर साल 20 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं तो आर कैसे निकलेगा। आर इज़ इक्वल टू 20 करोड़ डिवाइडेड बाय 130। जितने बच्चे नए जन्म ले रहे वो उसके नीचे हम टोटल पॉपुलेशन को रखेंगे, तो उससे आपको आर का वैल्यू पता चलेगा। तो 1981 में वो आर था 0.0205। वो हर साल बदलता रहता है क्योंकि हम जानते हैं कि हर साल सेम अमाउंट के ऑफस्प्रिंग्स या फिर बच्चे जन्म नहीं लेते। वो पूरा एक सिनारियो था कि 1980 से 1990 और 1960 से लेके जो 1980-90 तक का 80 तक का जो पीरियड था उसमें हर एक इंसान लगभग 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 बच्चों को बर्थ दे रहा था। ये सिनारियो चेंज हुआ फैमिली प्लानिंग इम्प्लीमेंट होने के बाद, जो जनरली 1970 के आसपास से ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया गया। 1970 के बाद बर्थ रेट डाउन हुआ, तो हम कह सकते हैं कि वो 20 सालों में बर्थ रेट डाउन हो गया। शुरुआत में 1947 में तो बहुत ज़्यादा था, तो हर 2-5 सालों में बर्थ रेट में फ्लक्चुएशन आता है, इसलिए आर की वैल्यू में भी आएगा। पर ये आर की वैल्यू हमें एक प्रिडिक्शन देती है। 1981 की आर की वैल्यू से हम प्रिडिक्शन कर सकते थे कि भाई 2020 या 2050 के अंदर इंडिया कितना पॉपुलेशन जो है इंडिया का वो ग्रो करेगा। अगर हमें लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ दिखा रहा है तो फिर हम अभी से फ्यूचर का प्रिडिक्शन करके प्रेजेंट में उसको लिमिट करने की या उसको कम करने के लिए कोई ना कोई हम चला सकते हैं, कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम। जैसे फैमिली प्लानिंग थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग को लोगों को और अवेयर कर सकते हैं। तो ये प्रिडिक्शन के लिए काम का है, ये स्टैटिस्टिकल डेटा फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए बहुत काम का है, जिससे हम फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को अभी से रिड्यूस करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में एक आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन दिखाया है। तो आगे जो आपने देखा जे और एस का, अभी हम देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। अगर हम जानते हैं कि फ़िलहाल मेरे पास एक बैक्टीरिया है, वो हर एक आधे घंटे के अंदर डबल होता जा रहा है, और मैं आपको बोलूँ कि 24 घंटे में वो कितने हो जाएंगे, तो आप अपने हाथ से काउंटिंग करके वो पता लगा सकते हैं। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि 6 महीनों के बाद वो कितने हो गए, अगर उसको अनलिमिटेड फूड, स्पेस, सब कुछ मिल रहा है, तो आपका काउंटिंग इम्पॉसिबल है। वो आप मैन्युअली काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हर आधे घंटे में 2, दूसरे घंटे में 4, दूसरे आधे में 4, तीसरे आधे में वो 8, इस तरीके से आप 6 महीनों तक तो बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है। इसलिए ऐसे में आपको इक्वेशन लगाना पड़ेगा। इक्वेशन में मैथ्स वाले जानते हैं, आप अपने मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं कि ऐसी कंडीशंस में कौन सा फार्मूला लगाए। उनके पास हमसे भी एक ईजी फार्मूला है, पर ये भी फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। एनटी मतलब अभी के समय में कितनी डेंसिटी हमें मेजर करनी है कि फ़िलहाल 6 महीनों के बाद कितनी होगी, वो एनटी मतलब 6 महीनों के बाद हम जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन मेजर करना चाहते हैं, प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, वो N0 मतलब फ़िलहाल आज की डेट में मेरे पास कितने बैक्टीरिया है। ई लॉग का बेस है,
आर इंट्रिंसिक रेट है ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये हमने अभी पिछली बार अभी ही समझा पीछे के टॉपिक में कि कैसे निकालते, और टी मतलब टाइम। तो इसमें टाइम भी आ गया, 6 महीने का जो पीरियड हम बता रहे हैं कि 6 महीने के बाद कितना हम बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे, कितने उसके नंबर्स हो जाएंगे, वो हम काउंट करना चाहते हैं। इस फॉर्मूला से आप 1 साल 2 साल के बाद भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इनको अनलिमिटेड स्पेस या सब कुछ मिला तो ये बैक्टीरिया ग्रो करके कहाँ जाएंगे। पर हम जानते हैं कि भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इम्पॉसिबल है। उसका रीज़न है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में स्पेस प्रॉब्लम आती है, फूड प्रॉब्लम आती है, कोई अनलिमिटेड नहीं बढ़ सकता, और बढ़ेगा तो वो डोमिनेटिंग हो सकता है। उनकी पॉपुलेशन इस स्पीड से बढ़ेगी कि एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाएगी, तो दूसरी स्पीशीज़ को वो हार्मफुल हो जाएंगे। इसलिए नेचर ने लॉजिस्टिक ग्रोथ डेवलप किया। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या दिखाता है? वो एस शेप जो हमने पढ़ा था, जो आपकी फिगर में बी दिखा रहा है, ए जो दिखा रहा है वो एक्चुअल में एक तरीके का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है, पर जो बी दिख रहा है हमें वो लॉजिस्टिक ग्रोथ है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो तो एक्सपोनेंशियल पॉसिबल है, पर हमें जानते हैं कि कंपटीशन होता ही होता है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और जब नंबर्स बढ़ जाते हैं तो कंपटीशन शुरू हो जाता है। उसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो फिटेस्ट, जो सबसे फिट है, वही सर्वाइव करते हैं और फिर वही रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, बाकी तो मर जाते हैं। अगर उसका एग्जांपल ले तो जैसे 1 लाख जॉब वैकेंसीज़ हैं, पर उसके लिए जो लोग हैं अवेलेबल वो 10 लाख है, तो कंपटीशन होगा। उसमें से जॉब उसी को मिलेगी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो फिट है, वही सर्वाइव कर पाएगा। तो नेचर ने भी ऐसा ही रखा है, रिसोर्सेज इनफ रखे, इसलिए वो मैक्सिमम जो पॉसिबल नंबर को जो सपोर्ट कर सकते हैं उसको हमने कैरिंग कैपेसिटी के कहा था, कि भाई इतने लोगों को ही वो नरिश कर सकते हैं या फिर इतने स्पीशीज़ को ही वो नरिश कर सकते हैं। और उस हिसाब से हमने देखा कि फॉर्मूला हमारा क्या बना था, dN/dt मतलब पॉपुलेशन में आने वाला चेंज, R मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और N मतलब पुरानी पॉपुलेशन, और K मतलब कैरिंग कैपेसिटी, K-N डिवाइडेड बाय K। इस ग्रोथ को पर लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट भी कहते हैं, या फिर हम इसको और किस नाम से जानते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ। जिसमें आप देखिए शुरुआत का पीरियड एकदम छोटा होता है, एकदम स्लोली पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है। हमें लगता है कि ये पॉपुलेशन ग्रो नहीं होगा, जैसे फ़िलहाल कोरोना बढ़ रहा है। शुरुआत में अहमदाबाद में केस 2 थे 3 थे, तो हमें लग रहा है कि कोई केसेस कहाँ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कहाँ इन्फेक्टेड लोग बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं बढ़ रहा। वो लेग फेज़ होता है, लेग फेज़ में बहुत ही कम लेवल से बढ़ा जाता है, केसेस कम बढ़ते, या फिर हम मान ले पॉपुलेशन की जो नंबर से वो बहुत कम स्पीड से बढ़ती है। फिर आता है फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब फिर ज़बरदस्त स्पीड पकड़ता है पॉपुलेशन, और जैसे अब पकड़ी स्पीड फटाफट बढ़ने लगेगी, डबल होगी। यूएस में शुरुआत में देखो कम था, फिर 3000 के सीधे 6 हुए, फिर 6 से सीधा 12 हुए, फिर डबल होते जाते। फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन में देखो सीधा ग्राफ ऊपर की तरफ जाने लगता है, वो जो बी वाला ग्राफ है वो। शुरुआत के ग्राफ में देखो एकदम धीरे धीरे चिपक के चल रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस से, टाइम वाला जो एक्सिस है उससे, और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद वो एकदम ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, वो फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन है। और तीसरा फेज़ आप देखो जहाँ वो ब्लू लाइन के वाली डॉट वाली लाइन से ऑलमोस्ट पैरेलल चिपक गई है, वो स्लो हो गया, मतलब वो फेज़ जो है वो डिसलरेशन का है, मतलब है अब पॉपुलेशन उस स्पीड से नहीं बढ़ रही, वो बस स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है, और फिर फाइनली तो वो स्टेबल ही हो जाती है। फिर वो स्टेबल मूवमेंट दिखाती है, वो के की लाइन से चिपक के चलते हैं, क्योंकि के का मतलब है कि भाई ये पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इतने ही लोगों को कैरी कर सकता है, तो उतने को ही करवाएगा, फिर उतने ही सर्वाइव करके आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हर एक मोस्ट ऑफ द एनिमल पॉपुलेशन लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को ही फॉलो करते, क्योंकि वही रियलिस्टिक है और उसी को ही फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्स और फूड और स्पेस तो है नहीं। इस रीज़न से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इम्पॉसिबल है। उसके बाद छोटा सा डेटा है उसको ले लेते हैं। यहाँ तक का जो बोरिंग टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। अब इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा। इस चैप्टर में यही बीच वाला जो पार्ट था वो थोड़ा सा बोरिंग था, स्टैटिस्टिकल डेटा था इसलिए, पर अब इम्पोर्टेंट और बहुत एट्रैक्टिव पार्ट है। वेरिएशन दिखा रहे नेचर में, देखो रिप्रोडक्शन में भी कितना वेरिएशन है। जैसे दिखा रहे कि डार्विन ने हमें ऐसा बताया था, डार्विनियन फिटनेस इसलिए कहते हैं कि हमें ऑलवेज प्रेशर रहता है,
जो भी ऑर्गेनिज्म है उन पे ऑलवेज प्रेशर रहता है सर्वाइवल के लिए, उनके प्रेडेटर से बचना है, उनको डिजीज़ हो जाते हैं, वायरस से बैक्टीरिया से डिजीज़ हो जाते हैं, पानी में कुछ खराबी है या पानी नहीं मिलता, इस रीज़न से इनके नंबर्स ऑलवेज मेंटेन रहते हैं। तो वो हमने क्या बोला है, डार्विनियन फिटनेस। जो भी फिट होता है वो बच जाता है और वही आगे रिप्रोडक्शन करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोडक्शन करते, ब्रीड करते, जैसे पैसिफिक साल्मन फ़िश। इसके बारे में मैं कई बार बताता आया हूँ। ये फ़िश अपने अंडे देने के लिए ओशन से रिवर के वाटर में जाती है, इसलिए रिवर के वाटर के ओपोज में स्विम करते करते इनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और साल्मन फ़िश अपने अंडे रिवर में रख के आती है, और एनर्जी नहीं बचने की वजह से या एनर्जी कम हो जाने की वजह से साल्मन फ़िश जब ओशन में रिटर्न हो रही होती है तब इसकी डेथ हो जाती है। पर ये एक साथ लाखों अंडे रखती है साल्मन फ़िश, क्योंकि एक ही बार रिप्रोडक्शन कर सकती है। और लाखों अंडों में से सब अंडे फिशिस को बर्थ नहीं देते, क्योंकि कुछ अंडे किसी और फिशिस या कोई और स्पीशीज़ का फूड बन जाते हैं। जैसे काफ़ी कंट्रीज में साल्मन फ़िश के एग्स में से सूप बनाया जाता है, खाई भी जाती है साल्मन फ़िश। कहते हैं कि जो फ़िशेस खाई जाती है उनमें से साल्मन फ़िश ऐसी फ़िश में से जिनका टेस्ट सबसे बढ़िया होता है, ऐसा फ़िश खाने वाले लोग कहते हैं। बाम्बू जनरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, पर अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे तो 50 सालों के बाद बाम्बू में फ्लावर आते हैं, और फ्लावर आने के बाद बाम्बू सूख जाता है, मतलब मर जाता है। तो ये दोनों लाइफ में एक ही बार रिप्रोडक्शन करेंगे। कुछ बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे बहुत सारे बर्ड्स है, मैमल्स है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बार रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। नेचर ने लिमिटेशन इसलिए रखा है क्योंकि नेचर जानती है कि साल्मन फ़िश है वो अगर बहुत बार रिप्रोडक्शन करेगी तो साल्मन फ़िश का अमाउंट बढ़ जाएगा, और जहाँ देखेंगे वहाँ पर ओशन में या फिर रिवर में साल्मन ही मिलेंगी। और ऐसा हो जाएगा तो बाकी की फ़िशिस जो वेराइटी हमें देखने को मिलती है ओशन में वो कम हो जाएगी, इसलिए नेचर ने लिमिटिंग फैक्टर डाल दिया उसके अंदर। तीसरा पॉइंट देखिए, सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग। ऑयस्टर जैसे पेलाजिक फिशेस है, मतलब जो स्मॉल साइज़ के ऑर्गेनिज़म हैं जिनकी साइज़ छोटी है, जो दिखते छोटे हैं, जिनका बॉडी छोटा है, वो ज़्यादा नंबर में रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके बेबी ज़्यादा प्रोड्यूस होते। वो एक ऑर्गेनिज़म बहुत ज़्यादा बेबी एक साथ प्रोड्यूस करता है। जैसे इंसेक्ट ही देख लो, एक साथ कितने बेबी प्रोड्यूस करते हैं। हम जानते हैं कि हमने फ्रॉग के बारे में पढ़ा था 11th में, तो 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि एक फ्रॉग है वो करीबन 2500 जितने एग दे सकता है, जो फीमेल है वो ओवम, मतलब क्योंकि वो स्पीशीज़ छोटी है। पर जो बड़े बड़े साइज़ के ऑर्गेनिज़म है, जैसे मैमल्स, जैसे एलिफेंट, जैसे ह्यूमन, जैसे हम कोई भी मान ले, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, जो साइज़ में बड़े हैं वो कम बच्चों को जन्म देते हैं, वो स्मॉल नंबर में बर्थ रेट दिखाते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि उनके बच्चे बड़े हैं तो उनका बायोमास बढ़ जाएगा, और जितना भी बायोमास ज़्यादा उतनी डोमिनेंसी और बढ़ जाती है। इस रीज़न से नेचर ने लिमिटिंग फैक्टर डाल दिया कि छोटी साइज़ के ऑर्गेनिज़म ज़्यादा बेबी प्रोड्यूस करेंगे और बड़ी साइज़ के ऑर्गेनिज़म कम बेबी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये फैक्ट है, लाइफ हिस्ट्री टेट जिसको हम कह रहे हैं। इसके अंदर हमने देखा कि एबायोटिक बायोटिक दोनों फैक्टर अफेक्ट करता है। एबायोटिक के बारे में हमने पढ़ा कि हमें लाइट अफेक्ट करती है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल जो अफेक्ट करती है, एयर की क्वालिटी, ये सब एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग में हुआ। और बायोटिक मतलब वायरसेस, बैक्टीरिया, हमारे शिकारी प्रीडेटर्स जिसको हम कहते हैं, ये भी हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो ये हमने देखा लाइफ हिस्ट्री एंड वेरिएशन, ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा की तरह है जो हमें याद रखना है, बस जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन की तरह कि कौन एक बार ब्रीड करता है, कौन बहुत बार कर सकता है। छोटे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते, बड़े कम रिप्रोड्यूस करते। इसके बाद का टॉपिक जो है वो पॉपुलेशन इंटरेक्शन होगा, लिविंग के बीच में क्या इंटरेक्शन है, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा और मज़ेदार टॉपिक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे, और उसके बाद आगे के जो टॉपिक जो मैंने छोड़ रखे थे चैप्टर के वो उसके बाद हम कवर करेंगे।